एसी चलवा दूँ? चला दो 3-4। चलिए सारे एसी ऑन कर दो। ऐसा कर दो कि बच्चा पानी पानी हो जाए। बहुत है, 2 हो गया ना। चलिए इस बैच में क्या चल रहा था बच्चे? प्रोनाउन। प्रोनाउन स्टार्ट हो गया था क्या? कितना हुआ था? पर्सनल प्रोनाउन हुआ था, बहुत सुंदर। नाउन में शाम को नहीं, सुबह 11 बजे से कल से एक बैच शुरू हो रहा है, वो नाउन से ही होगा। तो अगर आपको नाउन से करना है दोबारा तो आप दिन के 11 बजे आ सकते हैं। चलिए वापस करते हैं। यहाँ मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास ये करें कि प्रोनाउन में हम लोगों ने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल, हाँ टेस्ट की बात करें, बहुत सुंदर तैयारी। टेस्ट निकालो पहले, उसके बाद क्लास करेंगे हम लोग, है ना। बहुत इस बैच की तारीफ सारे बैचेज में हो रही है आजकल, काफ़ी सिंसियर बच्चे हैं सारे। पहले टेस्ट निकालें। हैं? और कहीं नहीं होती, ऐसे हो। चलो निकालिए किताब। इंग्लिश नाउन का टेस्ट निकालें। नाउन में टेस्ट 4 हो गया था, 2 होना है। तो सेकंड में आ जाए फटाफट। I am totally opposed to the statement of some of our managers। सम ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, तो सम ऑफ आवर मैनेजर्स। सम ऑफ आवर मैनेजर्स होगा। डबल ऑफ का सम ऑफ ऑल ऑफ नन ऑफ होता है, डबल ऑफ कैसे आएगा? समझ रहे हो? हेलो,
वापिस सही। तो हम लोग पढ़ रहे थे नाउन प्रोनाउन, है कि नहीं? तो साउट सेट नंबर 2 है। सारा काम तो बैठे बैठे करना पड़ता है ना इस हिसाब। चलिए, तो आई एम टोटली अपोज। अब सम ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ पढ़ाया होगा आपको कॉमन ईयर में। नाउन में के बाद नाउन हमेशा क्या होता है? प्लूरल। तो सम ऑफ के बाद मैनेजर होगा कि मैनेजर्स होगा? तो तू डबल एफ कर रहा था, तू लोग कौन तो डबल एफ बोल रहा था? ऑफ। चलिए आगे बोलिए। अगला वर्ड है देयर इज नो प्लेस कि नो रूम? नो रूम, देयर इज नो रूम। तीसरा, ओगेस न्यू द वैल्यू ऑफ ओबीडियंस। क्यों भाई? ओबीडियंट वर्ड एडजेक्टिव होता है और जिसमें सी लगा दिया जाए वो बन जाता है नाउन। तो सम ऑफ वैल्यू ऑफ ओबीडियंस हो जाएगा। 4 का आंसर, आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद एट माई। देखो ये पढ़ाया था आपको कि अंकल्स करेंगे, तो अंकल में अपॉस्ट्रोफेस लगा देंगे या अंकल्स करके लगा देते एट माई बर्थ हो जाएगा। तो अंकल के यहाँ तो क्या करना पड़ेगा? एट माई अंकल्स। अंकल एट, अंकल नहीं यहाँ पे अंकल्स है, तो अंकल्स करना पड़ेगा तब ना, अंकल के घर, तो एट आ जाएगा। नहीं पढ़ा था शर्मा का शर्माज, हाउस वर्ड नहीं आता, तो इस प्रकार अंकल का अंकल्स तो हो जाएगा अंकल के घर। समझ में आया बात? क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द बिलियंस। जो बच्चे मोबाइल में पढ़ रहे हैं किताब निकालो ये वाला। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच की हाउ मेनी? हाउ मेनी। जब यहाँ पे काउंटेबल हो गया तो हाउ मेनी हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड। बिटवीन के बाद मी ना, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। तो बिटवीन के बाद सब्जेक्ट होगा कि ऑब्जेक्ट होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यह रूल पढ़ाऊंगा प्रोनाउन में, बिल्कुल। तो बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आई वेंट टू टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कज़न। अब कज़न है तो सिस्टर होगा क्या? तो यहाँ पे सिस्टर्स उड़ा दो। क्वेश्चन नंबर 8 हाँ कजन्स कर लेकिन क्यों लगेगा? 8 का आंसर हो जाएगा 3 डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो डेवलपमेंट्स नहीं होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास, बॉडी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 9 मेंबर ऑफ द बोर्ड, मेंबर्स नहीं, मेंबर ऑफ द बोर्ड। 10 का आंसर 1 आफ्टर हर रिटायरमेंट, नॉट रिटायरिंग, रिटायरमेंट। मोस्ट ऑफ दैट कंट्रीज, हाँ बोलो, हाँ रिटायरमेंट। 11 का आंसर 1 हो जाएगा मोस्ट ऑफ दैट कंट्रीज, कंट्री में अपॉस्ट्रोफिस लगा दो, मोस्ट ऑफ दैट कंट्रीज। 12 का आंसर अगेंस्ट हिज फैमिली विशेज, तो इसको कर दो अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिज फैमिली, अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिज फैमिली। ऐसा क्यों करेंगे भाई वो जानो। तो अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिज फैमिली ऐसा इसलिए करेंगे कि फैमिली के इच्छा के खिलाफ, फैमिली के खिलाफ कि फैमिली की इच्छा के खिलाफ, फैमिली की इच्छा के खिलाफ। तो अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिज फैमिली। 13 का आंसर 2 इन हिज ओपिनियन एवरी सीनियर सिटीजन, नॉट सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन होता है। 14 का आंसर 4 मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियन को मिलियंस करना पड़ेगा, मिलियन को मिलियंस ऑफ पीपल। 15 का आंसर 3 मच अफर्ट्स को मच अफर्ट करना पड़ेगा। द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मच अफर्ट, हाउ मच अफर्ट। 16 का आंसर करना पड़ेगा 1 इट इज ट्रूथ को या तो इट इज अ ट्रू करो या इट इज
ट्रूथ, इट इज ए ट्रूथ, या तो इट इज ए ट्रूथ करो या फिर इट इज ट्रू करो। 17 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, अनप्लीजेंटनेस, अनप्लीजेंटनेस, अनप्लीजेंटनेस। 18 का आंसर 2 नंबर, दे हैव ऑलरेडी पुट द प्रपोजल टू बी अप्रूव्ड, यहाँ फॉर की आवश्यकता नहीं है, नहीं आएगा। 16 का 1 बताया, या तो इट इज ए ट्रूथ करो या इट इज ट्रू करो। 19 का आंसर 4, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। 11 में आ जाएगा मोस्ट ऑफ, द भी लगा सकते हो और कंट्री में फर्स्ट ऑफ एस आएगा, कंट्री के। आफ्टर हर रिटायरमेंट, क्यों ऐसा होगा? रिटायरिंग कोई वर्ड ही नहीं होता, रिटायरमेंट नाउन होगा। और कोई डाउट? 17 का हो जाएगा आंसर बेटा अनप्लेजेंटनेस, अनप्लेजेंटनेस। अनप्लेजेंट वर्ड एडजेक्टिव है और लॉट ऑफ के बाद इस शब्दों के बाद नाउन चाहिए, तो नेस लगा के हम नाउन बनाते हैं। 18 का आंसर 2 नंबर, प्रपोजल फॉर कट जाएगा, प्रपोजल टू बी अप्रूव्ड, प्रपोजल टू बी अप्रूव्ड। 6 नंबर, 6 का आंसर होगा बाबू हेलो, हाँ एक और आया है, हाँ एक और। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में ओगेस न्यू द वैल्यू ऑफ ओबीडियंस। ओबीडियंट वर्ड बेटा एडजेक्टिव है, ओबीडियंस वर्ड नाउन है, तो हमको चाहिए कोई भी प्रीपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, ना कि कोई और वर्ड चाहिए, इसलिए वैल्यू ऑफ ओबीडियंस करना पड़ेगा। एक्चुअली ये सब क्वेश्चन इसलिए नहीं बन रहा होगा कि आपको ये नहीं पता कि नाउन कैसे बनता है, क्या नहीं होता है, तो इसके लिए एक बेसिक किताब मिला हुआ है, कैसे बनाए नाउन, कैसे बनाए एडजेक्टिव, एक किताब मिला होगा आपको बेसिक वाला, उसमें अंदर देखोगे एक किताब नहीं मिला तुम लोगों को, बेसिक फंडामेंटल, इसमें सारे वर्ब का लिस्ट दिया हुआ है, तो कभी पलट के देखोगे तब ना। अच्छा, ये किताब में 15-20 पेज का किताब ही है, इसमें क्या बताना, देखो पलटो, इतना सुंदर किताब हमने आज तक देखा ही नहीं मार्केट में। देखो हर पेज पे दिया हुआ है, यहाँ शुरू है नाउन से वर्ब, वर्ब से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नाउन भरा पड़ा है। तो ये बात अलग है कि तुम लोग को पलट के देखना फुर्सत नहीं मिला होगा। पेज नंबर कहाँ से? 20 से शुरू है, अब चलते जाओ शुरू ही शुरू है ना। दिखा था, पूछो और कहाँ डाउट है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आउट ऑफ नहीं, यहाँ पे ऑफ द उड़ा दो और बिलियंस ऑफ स्टार सही है, ऑफ द वर्ड ही उड़ा दो और बाकी सब सही है, और मच को मैं नहीं कर दो, हाँ गलत हो जाएगा। बोल बाबू और कोई डाउट है? 6 से बच्चे ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी। आई नहीं होगा,
बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। आगे बोलो। 18 बता दूं तो बता तो रहा हूं सब लाइन बाय लाइन। देखो, दे हैव ऑलरेडी पुट, हैव के बाद ऑलरेडी पुट तीनों फॉर्म समान होता है, ठीक है। द प्रपोजल, प्रस्ताव, टू बी अप्रूव्ड, यहाँ पे फॉर अननेसेसरी है, दो प्रीपोजिशन है, इसलिए यहाँ पे फॉर को उड़ा देंगे, प्रपोजल टू बी अप्रूव्ड ऐसा होना चाहिए। और कोई डाउट? बंद कर दूं प्रोनाउन नाउन? कल बना कर लेना सेट नंबर 1। चलिए, बहुत सुंदर। आज ये वोकैबुलरी में 13 N13 पहला वर्ड है डायबोलिकल। N13 करना आज कितना पढ़ाना है? N17 तो 10-17 करना होगा ना आज हम लोगों को। 10-17 करते हैं पहले। N17 अब हम लोगों का यहाँ से रूट वर्ड शुरू हो चुका है, तो 17 निकालो किताब इस बुक्स में, ट्रिक की वो क्या। N17 में रूट वर्ड है आर्की और क्रेसी, इसका मतलब होता है शासन। आर्की या क्रेसी का मतलब शासन। जैसे मोनार्की, रूल बाय वन किंग और क्वीन। मोनार्की रूल बाय वन किंग और क्वीन, इसको बोलते हैं राजा का शासन, राजशाही। ऑटोक्रेसी एक व्यक्ति के द्वारा शासन। पानी पिलवा दो बेटा। एक व्यक्ति के द्वारा शासन को ऑटोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन सिंगल ग्रुप। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इसको प्रजातंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी। थियोक्रेसी रूल ऑफ गॉड्स, धर्मतंत्र। प्लूटोक्रेसी धनिक तंत्र, प्लूटोक्रेसी धनिक तंत्र। अनार्की अराजकता, वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, अनार्की कहलाता है। डायआर्की द्वैध शासन, द्वैध शासन ड्यूअल रूल है ना जी, डायआर्की। पैट्रियार्की पिता के द्वारा शासन, पैट्रियार्की कहलाता है। ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, नौकरशाही को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। जेरेंटोक्रेसी बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा शासन। गायनाइकोक्रेसी महिलाओं द्वारा शासन। काकिस्टोक्रेसी सबसे खराब नागरिकों द्वारा शासन। मोवोक्रेसी उपद्रवियों द्वारा शासन। नियोक्रेसी अनुभवहीन लोगों द्वारा शासन। पेंटिसोक्रेसी सभी व्यक्तियों द्वारा शासन। बायार्की दो व्यक्तियों द्वारा शासन। पोलियार्की कई व्यक्तियों द्वारा शासन। थियोआर्की धर्म के आधार पर शासन। तो ये वन वर्ड्स में अक्सर पूछे जाते हैं, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। कोई डाउट? आज एडियम्स एंड फ्रेजेस में कीप बैक पीछे रखना, और कॉल इन का मतलब हुआ बुलावा। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, और स्टैंड बाई किसी के साथ खड़ा होना। ठीक है, चलिए इसमें कितना लेसन? 14 13 बहुत ही बेहतर तैयारी। लेसन 13 पे आइए। पहला वर्ड है अल्यूजन। अल्यूजन का मतलब होता है संकेत। अल्यूजन का मतलब इशारा।
अल्यूजन कहते हैं संकेत को, इशारा को अल्यूजन कहते हैं। अब पूछना था ना, हाँ, तो बोलो अल्यूजन का मतलब, और इल्यूजन का मतलब आंखों का धोखा, भ्रम। एंटागोनाइज, ऑडिबल, एडिबल। म्यूट का मतलब नेगोशिएट, ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेशन, परप्लेक्सिटी, प्रेसिंग्स, प्रॉन, रिजाइन, रियू, शेवर, सिनिस्टर, सब्सटेंशियल, सरपास, रेस्ट, वॉग, फैशन। बहुत बढ़िया। एंटागोनाइज, जबरदस्त, जबरदस्त आदि, ठीक है, वेरी गुड। धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते रहे। अब जरा निकालें प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन। आज वहां से आगे का इतिहास शुरू होगा। कल पढ़ नहीं आया था कि हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा था, और प्रोनाउन में बताया था आपका प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं। तो हमने कहा था प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन बेसिकली नाउन और प्रोनाउन के रिपीटेशन को चेक करता है। सेकेंड थिंग कहा था देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। इसमें पहला था हम लोगों का पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है वह प्रोनाउन जिसमें पर्सन जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट के यूज के बारे में बताता है। तो वो यूज के बारे में हमने चर्चा किया था, काम करा था। तो पर्सनल प्रोनाउन बताया था कि आई, वी, यू का यूज कैसे करते हैं। तो उसमें कहा था कि उसमें धारा 2 लागू होते हैं। एक धारा 231 और धारा 123। 231 तब लागू होता है जब सामान्य सी बात होती है, और जब क्राइम वगैरह करते हैं तो 123 लागू हो जाता है। यही 2 रूल उसमें काम करा था। उसके बाद नंबर 2 था हम लोगों का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो लिखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नंबर 2। नंबर 2 था हम लोगों का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 2 था हम लोगों का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या कहता है भाई? तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन, और जिसके अंत में आई भी लग जाए वो हो जाता है एडजेक्टिव। पढ़ाया होगा पहले। और मतलब होता है बाला बाली। तो डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शन करना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रदर्शन करने वाला। इसमें टोटल जो वर्ड है वो 4 शब्द होते हैं अंग्रेजी में। कौन कौन वर्ड हैं सर? तो दिस, दैट, दीज एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। This, that, these and those are called demonstrative pronoun. This, that, these and those are called demonstrative pronoun. This, that, these and those are called demonstrative pronoun. This, that, these and those को हम demonstrative pronoun के नाम से जानते हैं। This, that, these and those are called demonstrative pronoun. This, that, these and those को हम demonstrative pronoun के नाम से जानते हैं। अब यहाँ मुद्दा उठता है भाई कि this, that, these and those are called demonstrative pronoun। अब यहाँ समझिए गौर से, अगर मैं इसके बाद नाउन लगा दूं, इसके बाद नाउन लगा दूं, तो आप मुझे बताओ कि नाउन से पहले रहने का अधिकार किसको दिया गया है? बोलो,
तो बोलो ये सारे शब्द एडजेक्टिव हुए या नहीं हुए? क्यों भाई? क्योंकि नाउन से पहले हैं। तो नाउन से पहले हैं तो बन गया एडजेक्टिव। जब एडिटिव बन गया तो कौन सा एडिटिव? डेमोन्स्ट्रेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता होगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। यानी दिस, दैट, दीज एंड दोज आर यूज्ड एनीवेयर except before a noun, it is called demonstrative pronoun. But this, that, these and those are used before the noun, it is called demonstrative adjective. यानी demonstrative pronoun भी होता है और demonstrative adjective भी होता है। क्लियर? अब आगे अब मुद्दा उठता है कि दिस और दैट है क्या चीज? तो दिस और दैट होता है सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी लेगा सिंगुलर। दीज एंड दोज होता है प्लूरल, तो वर्ब भी लेगा प्लूरल। दिस और दीज का प्रयोग करेंगे हम नियर के लिए, दैट एंड दोज फार के लिए। नियर मतलब नज़दीक, फार मतलब दूर। सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, प्लूरल वर्ब प्लूरल। नज़दीक के लिए दिस और दिस, दैट और दोज दूर के लिए। नज़दीक कितना सर? जिसको छू लो वहाँ दिस लगाना, जिसको ना छू पाओ उसको दैट लगाना। ठीक है? दिस का हिंदी डालना यह, दैट का हिंदी वह, दिस का हिंदी ये सब और दोज का हिंदी वो सब। बोलो। हाँ? हिंदी दूर होता है। टेंस से क्या मतलब इसको? हम बोलेंगे दोज बॉयज, दैट बॉय। पास्ट से क्या मतलब इसका? समझ में आया? कंप्लीट। नाउन कब होगा? प्रोनाउन कब होगा? जब नाउन नहीं हुआ उसके बाद। एडिटिव कब होगा? उस वक्त नाउन होगा। एग्जाम्पल लिखो, उतार लिया इसको? एग्जाम्पल लिखो। दीज आर गुड बॉयज, दीज आर गुड बॉयज, these are good boys, these are good boys। दूसरा, these boys are naughty, these boys are naughty, these are good boys, these boys are naughty, these are good boys, these boys are naughty, these are good boys, these boys are naughty, NAUGST भाई। these boys are naughty। क्लियर? आगे लिखे। अब बोलो, पहला में these are good boys, वहां पे these क्या है? प्रोनाउन। दूसरा लिखा हमने these boys are naughty, यहाँ पे these क्या है? एडजेक्टिव। कोई डाउट? और यहाँ पर लिखो this book is costly, this book is costly, this book is costly, this book is costly। बोलो यहाँ पे this क्या है? दूसरा अगर मैं बोलूं this is my book, प्रोनाउन। समझ आ गया? नंबर 3, इससे ज्यादा दिस, दैट, दीज, दोज के मतलब नहीं है। बस इतना आपको ज्ञान रखना है, काम खत्म। आगे लिख लीजिए इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट क्या है भाई?
तो इनडेफिनिट का मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बाबू? प्रोनाउन। तो आपको हमने आई हैव टोल्ड यू द वेरी फर्स्ट डे कि प्रोनाउन तुम क्यों पढ़ रहे हो? प्रोनाउन पढ़ रहे हो एज ए यूज एज एन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हो। यानी इनडेफिनिट का मतलब हुआ कि वह सब्जेक्ट जो निश्चित नहीं हो। अब निश्चित नहीं है लेकिन प्रोनाउन है, नाम नहीं किसी का। जैसे समवन इज नॉकिंग एट द, तो समवन, समबडी, ये सब जो वर्ड है ये किसी का नाम है क्या? अब पता ही नहीं है कौन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इनडेफिनिट। तो इसको 3 स्टाइल में लिखाऊंगा। क्या स्टाइल होगा सर? तो जिसके दुनिया का कोई शब्द हो जिसमें तुम बॉडी लगा दो वो निश्चित हो ही नहीं सकता। समबडी, नोबडी, एनीबडी। जिसमें तुम वन लगा दो वो निश्चित हो ही नहीं सकता। समवन, नो वन, एनीवन। जिसमें थिंग लगा दो वो निश्चित हो ही नहीं सकता, अनिश्चित होगा। तो ये सारे वर्ड जहां भी आएगा कौन सा प्रोनाउन होगा? इनडेफिनिट होगा। कोई दिक्कत? लिखो, इसमें 3 पॉइंट लिखना है तुम लोगों को। पहला पॉइंट, 3 पॉइंट में लिखना है। पहला पॉइंट लिखो, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी। समवन, समबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody. Someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody are called indefinite pronoun. Someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody are called indefinite pronoun. Are called इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर? लिखो, दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज सिंगुलर, दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स singular verb. These words are used as singular and takes singular verb. These words are used as singular and takes singular verb. इन शब्दों का प्रयोग हम करेंगे सिंगुलर में और वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। These words are used as singular and takes singular verb. Clear? These words are used as singular and take singular verb. Clear? नीचे लिखो, these words are used for person. इसका प्रयोग हम पर्सन के लिए करेंगे। These words are used for person. इसका प्रयोग हम पर्सन के लिए यूज करेंगे। These words are used for person. इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे बच्चे? पर्सन के लिए। These words are used for person. इसका प्रयोग हम पर्सन के लिए यूज करेंगे। These words are used for person. पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 2 लिखो। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। Something, nothing, anything, everything. Something, nothing, anything, everything are called indefinite pronoun. 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 अब थिंग लगा हुआ है तो इसको हम कहेंगे indefinite pronoun। इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे भाई? तो लिख लो, these words are used for things. These words are used for things. इसका प्रयोग हम वस्तुओं के लिए करेंगे। These words are used for things. दूसरा पॉइंट लिखना,
These words are used as singular and take singular verb. These words are used as singular and takes singular verb. These words are used as singular and takes singular verb. These words are used as singular and takes singular verb. These words are used as singular and takes singular verb. इन शब्दों का यूज हम करें सिंगुलर में और वर्ब भी होगा क्या सिंगुलर। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, यहां पे अलग अलग बाइफरकेट के लिखवा रहा हूं ताकि समझ बेहतर आए। किताबों में एक जगह सब लिखा रहता है, ये सब इंडेफिनिट, दिमाग काम ही नहीं करता। लिखो, अगला पॉइंट लिखो, सम, मोस्ट, सम, मोस्ट, एनी, सम, मोस्ट, एनी, ऑल, ALL, ऑल, फ्यू, वन, ONE, वन, आर कॉल्ड indefinite pronoun, are called indefinite pronoun, are called indefinite pronoun. Some, all, any, all, few, one are called indefinite pronoun. उसे हम indefinite pronoun कहते हैं। क्लियर? अब इसमें लिख लो, these words are used according to the nature of the sentence. These words are used according to the nature of the sentence. These words are used according to the nature of the sentence. इन शब्दों का प्रयोग हम करेंगे सेंटेंस के नेचर के हिसाब से। These words are used according to the nature of the sentence. इन शब्दों का प्रयोग सेंटेंस के नेचर के हिसाब से यूज किया जाएगा। These words are used according to the nature of the sentence. इन शब्दों का प्रयोग सेंटेंस के नेचर के हिसाब से यूज किया जाएगा। बात यहां तक बनी? देखो बेटा, वन और बॉडी में बहुत अंतर है, सेंस वही है, सेंस एक ही होगा, अंतर बस इतना है थोड़ा सा। जैसे तुमने कहा समवन इज वेटिंग, इट मीन्स यू आर अननोन हु इज वेटिंग एंड हु इज आउटसाइड दैट द रूम, है ना। दैट मीन्स कि समवन मीन्स लाइक दैट डॉग, लाइक एनिमल, लाइक पर्सन, बिकॉज यू आर अननोन whether it is animal or any person, that is called someone. And somebody, if you say somebody like that, you are waiting for somebody, like किसी ने कहा कि मैं 4 बजे मिलने आऊँगा, at the same time knocking at the door, what do you feel? somebody, तो somebody is knocking मतलब तुमको पता है कोई ना कोई आदमी ही होगा, 4 बजे मिलने कोई ना कोई आता है। हाँ, बॉडी का मतलब हो गया शरीर, जिसके पास शरीर होगा बॉडी होगा। अब एनिमल के पास शरीर बॉडी क्या, कुत्ता कुत्ता होगा, है ना। हाँ, कुछ कुछ निश्चितता वहाँ बॉडी आता है। देखो ये बहुत ही माइनर डिफरेंस है, जिसको तुम्हें समझाया अंदर की बात, बाकी किताबों में सब सेम ही लिखा रहता है, बॉडी और एनिमल कोई अंदर नहीं होता। पकड़ में आया कि नहीं? तो अब समझ में आ गया। अब यहाँ मुद्दा है, एग्जाम्पल तो सबका लिखाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम सोल्व कर दें, उस पर एग्जाम वापस में आऊँगा। अब यहाँ पे हमने कहा कि जितना भी इंडेफिनिट होता है वो सारा का सारा होता है सिंगुलर, और वर्ब भी क्या रहता है बच्चे, सिंगुलर। लेकिन जो थर्ड पॉइंट लिखवाया, इसमें लिखवा दिया कि इट इज़ यूज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दिस सेंटेंस। तो इसमें थोड़ा सा तुलना हम लोग को करना होगा कि भाई सम और एनी में क्या अंतर है, सम और एनी में क्या अंतर है। तो अंतर समझिए, पहले सम का प्रयोग करना पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और एनी का प्रयोग करना और नहीं एंड करो,
नेगेटिव का प्रयोग कर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आप कहोगे इंट्रोगेटिव यहाँ भी है, तो यहाँ कर लो 60%, 50%, यहाँ कर लो 100%। पॉजिटिव में कर लो यहाँ 100%, नेगेटिव में कर लो 100%। मतलब क्या कहना चाहा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो 100% सत्य है, क्या आएगा, सम। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो 100% क्या आएगा, एनी। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो और ऑप्शन में सम भी हो और एनी भी हो तो किसको मानोगे, एनी को, क्योंकि ज्यादा सही कौन है, एनी। समझाया। अगर ऑप्शन में एनी ना हो तो क्या सही हो जाएगा, सम, क्योंकि इंट्रोगेटिव में एनी भी सही होता है और सम भी सही होता है। ऑप्शन के हिसाब से चूज कर लेना, ठीक है। तो पहले इन दोनों का एग्जाम्पल लिख लो, फिर आगे आऊंगा, क्योंकि ये सब एग्जाम पूछे जाते हैं। लिखो, डू यू हैव सम मनी इन द बैंक, डू यू हैव सम मनी इन द बैंक, डू यू हैव सम मनी इन द बैंक, डू यू हैव सम मनी इन द बैंक। दूसरा, डू यू हैव एनी मनी इन द बैंक, डू यू हैव एनी मनी इन द बैंक, डू यू हैव एनी मनी इन द बैंक। तीसरा, आई हैव एनी मनी इन द बैंक, I have any money in the bank, I have any money in the bank। दूसरा, I don't have some money in the bank, I don't have some money in the bank, I don't have some money in the bank, I don't have some money in the bank। कितने एग्जाम्पल हो गए, अच्छा। अब बताइए फर्स्ट राइट में कितने लोग, फर्स्ट राइट है ना जी, तो राइट करो। सेकंड राइट में कितने लोग, सेकंड भी राइट है, फर्स्ट भी राइट है। अब थर्ड बताओ तुम लोग, थर्ड क्या है, सेंटेंस है, डू क्या है जी, आई हैव एनी मनी, आई हैव सेंटेंस पॉजिटिव हुआ ना जी, तो पॉजिटिव में 100% क्या आएगा, तो एनी गलत हुआ ना, तो हम काट के सम करो, आई हैव सम मनी इन द बैंक। दूसरी बात करो, आई डोंट हैव सम मनी आएगा, आई डोंट हैव एनी मनी आएगा, तो एनी करो, आई डोंट हैव एनी मनी इन द बैंक। तो अब बताओ सम और एनी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। आगे आइए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आ जाइए अब, कि भाई ऑल और सम में क्या अंतर है। तुलनात्मक अध्ययन, ऑल और सम, अगर इन दोनों का प्रयोग, ध्यान देना, इन दोनों का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए कर रहे हो, इन दोनों का प्रयोग कहां कर रहे हो, या फिर थिंग के लिए, थिंग मतलब सामान के लिए, तो ये यूज होगा सिंगुलर में, प्लस वर्ब भी लेगा सिंगुलर। अगर सम और एनी का प्रयोग व्यक्ति के लिए कर रहे हो, पर्सन के लिए कर रहे हो, पर्सन का मतलब हो जाएगा प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब भी लग जाएगा प्लूरल। मतलब अगर सम और ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए कर रहे हो तो प्लूरल, और वस्तु के लिए कर रहे हो तो सिंगुलर। व्यक्ति के लिए प्लूरल और वस्तु के लिए प्लूरल, व्यक्ति के लिए प्लूरल और वस्तु के लिए सिंगुलर, अनकाउंटेबल। ये अपने आप में ही अंडरस्टूड होगा। अगर इज लगा है
तो इसका मतलब वस्तु है, और अगर आर लगा तो मतलब व्यक्ति है। जैसे किसी ने कहा तुमसे ऑल इज वेल, तो ऑल इज वेल कहा, अब क्या लगाया यहां? इज। बोलो इज किसके लिए आता है? तो बोलो यहां पे ऑल का हिंदी क्या हुआ? सब कुछ बढ़िया है। अगर किसी ने कहा तुमसे ऑल आर वेल, बोलो आर किसके लिए लगता है? तो इस ऑल का हिंदी हुआ सब लोग, सब लोग अच्छे हैं। समझा मुद्दा? तो ये लोग नहीं लिखा हुआ है, लेकिन तुमने लोग निकाल दिया, ऑल आर वेल। अब तो किसी ने कहा शमी इज गुड, और किसी ने कहा सम आर गुड, इसका मतलब कुछ अच्छा है, यहां हुआ कुछ लोग अच्छे हैं। कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, सम इज गुड, सम आर गुड। यहां तो बच्चे को बोलो इतना सभी कष्ट है तो बोलो, तो सम, ऑल, सम, एनी, ये 4 वर्ड हुए क्लियर या नहीं हुए? एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन यहां से, तो आपको वहां से पिक करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कैसे करना है, भाव निकालना पड़ेगा। निकाल लोगे? अगला, अब जो पहले पढ़ाया उसको एग्जाम्पल लिख लें हम लोग। लिखो समवन आर वेटिंग फॉर यू, समवन आर वेटिंग फॉर यू, someone are waiting for you, someone are waiting for you, someone are waiting for you, someone are waiting for you। दूसरा, somebody have told this story, 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 somebody have told this story। अब बताओ फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट में कितने लोग? दोनों राइट में, दोनों रॉन्ग। बेटा दोनों गलत है। क्यों सर? तो पहला सेंटेंस क्या है? समवन आर। अब जब पढ़ के देखो समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, ये सारे सिंगुलर है कि नहीं है? तो बोलो वर्ब भी क्या लगेगा? तो बोलो समवन आर की समवन इज, जिसके अंत में वन, ध्यान रखो याद करना, ट्रिक्स सुनो, जहां वन लगा मिल जाए, जहां बॉडी लगा मिल जाए, जहां थिंग लगा मिल जाए, ये वर्ड अपने आप में होते हैं सिंगुलर। इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? समझा बात? वन, बॉडी और थिंग, आजीवन सिंगुलर, प्लस वर्ब भी सिंगुलर। ये सब चीज टेक्निक चीज याद रखें, तब ना समझ में आएगा बढ़िया। एक एक पार्ट को बढ़िया से याद करें, समझें। तो वन, बॉडी और थिंग हमेशा होता है सिंगुलर। तो बोलो समवन इज वेटिंग, समवन आर वेटिंग, तो इज करके राइट कर दो। दूसरा है समबडी हैव, तो समबडी हैव होगा कि हैज होगा? तो हैज कर दो। तो मुझे बताइए इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ क्लियर, या और एग्जांपल देने की आवश्यकता है? समझ आ रहा बढ़िया से? आगे बढ़, बस समझते रहिए, कुछ चीज है नहीं। लॉलीपॉप होता है इंग्लिश, उस लॉलीपॉप की तरह आराम से एंजॉय लेते रहे, है कि नहीं? लिखो आगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन।
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, क्या लिखा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात करें हम लोग, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है वो समझिए। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अब हम बात करें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का, तो ये क्या होता है सर? तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन समझने के लिए इसमें लाइन लिख लो कि व्हेन WH वर्ड इज यूज्ड, when WH word is used as a subject in a sentence, when WH word is used as a subject in a sentence, when WH word is used as a subject in a sentence, when WH word is used as a subject in a sentence, it is called interrogative pronoun. When WH word is used as a subject in a sentence, it is called interrogative pronoun. When WH word is used as a subject in a sentence, it is called interrogative pronoun. जब WH शब्द का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किया जाए तो उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कैसे सर? तो WH आ गया, ऐसे समझो इसको। WH का मतलब समझते हो ना? वाट, वेयर, वेन, वाई, हाउ। अगर WH के बाद अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का मतलब प्रोनाउन पर प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट काम कर रहा है। जैसे बोलते राम, श्याम, समवन, समबडी, तो उसके साथ क्या लगता है? एक्सिलरी वर्ब। तो यदि WH के बाद एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया हो, जैसे व्हाट इज, वेयर इज, व्हेन इज, हाउ इज, वेयर आर, हाउ आर, और अगर WH के बाद नाउन का प्रयोग किया जा रहा है, अब आप फैसला करके मुझे बताओ कि अगर एक्सिलरी वर्ब है तो इसका नाम क्या होगा? प्रोनाउन। मतलब बन गया है क्या? सब्जेक्ट। और अगर WH के बाद क्या? नाउन, तो बोलो क्या बन जाएगा? है ना? एग्जाम्पल सर, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, 2 एग्जाम्पल। व्हाट डू यू लाइक, व्हाट बुक डू यू लाइक। यहाँ भी व्हाट है, यहाँ भी व्हाट है। अब ऊपर वाला में जो व्हाट है ये है तुम्हारा प्रोनाउन, और नीचे जो व्हाट है ये है तुम्हारा एडजेक्टिव। बोलो है कि नहीं? व्हाट डू यू लाइक, व्हाट बुक डू यू लाइक, तो व्हाट के साथ बुक आ गया। यहाँ पे हिंदी हुआ क्या, मतलब तुम क्या पसंद करते हो। यहाँ हुआ व्हाट, मतलब कौन सा, तुम कौन सा किताब पसंद करते हो। इसको तुम व्हाट के साथ में विच बुक भी कह सकते हो, है ना? यहाँ पे व्हाट बुक के स्थान पे विच बुक का भी प्रयोग कर सकते हो। समझ में आ रहा है बाबू? तो WH के बाद अगर नाउन आ जाए तो उसका नाम होगा एडजेक्टिव। अगर एक्सिलरी आ जाए तो हो जाएगा सब्जेक्ट, प्रोनाउन। एक एग्जाम्पल चाहो तो और लिख सकते हो। प्रोनाउन का तो हजारों एग्जाम्पल होता है जी। वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट डू यू वांट टू ईट, है ना? जितना मन कर उतना बोलो, कुछ भी। व्हाट डू यू डू, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज, तो व्हाट काइंड ऑफ वर्ड हो गया, तो हो गया एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक खुद के बच्चे नहीं ना?
आगे लिखो पजेसिव प्रोनाउन। नंबर 5 पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन नंबर 5 हम लोगों का है पजेसिव प्रोनाउन। ये क्या होता है सर? बाबू पजेसिव का मतलब होता है अधिकार दिखाने वाले शब्द। और पजेसिव हमने आपको बताया ही होगा कि पजेसिव केस आपने पढ़ा, याद आ रहा है? पजेसिव केस, तो पजेसिव केस में पढ़ा होगा, हमने कहा था वो याद करो कि पजेसिव नाउन पढ़ा रहा हूं और पजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ाऊंगा। तो पजेसिव प्रोनाउन का मतलब हुआ, यहां पे वर्ड है पोसेस। इस पोसेस का मतलब होता है अधिकार में रखना, पोसेस करना, अधिकार में रखना। तो जब कोई चीज अधिकार में रखते हो तो वर्ब हो गया है, और इसी वर्ब में अगर आई ओ एन जोड़ दो तो नाउन बन जाता है, आई भी जोड़ दिया तो एडजेक्टिव। यानी व्हेन प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो possession or ownership in a sentence, it is called possessive case. Write down. When pronoun is used, when pronoun is used to show, when pronoun is used to show possession, P O S S E S I O N, when pronoun is used to show possession or ownership, OWNERSHIP, when pronoun is used to show possession or ownership in a sentence, possession or ownership in a sentence, it is called possessive. When pronoun is used to show possession or ownership in a sentence, it is called possessive pronoun. When pronoun is used to show possession or ownership in a sentence, it is called possessive sentence. When pronoun is used to show possession or ownership in a sentence, it is called possessive case. Sorry, it is called possessive pronoun. ठीक है बच्चे, इसका हम लोगों को एक चार्ट पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा बाबू? चार्ट। अब चार्ट क्या होता है वो समझिए। चार्ट का मतलब हुआ कि जैसे आपको पढ़ाया होगा हमने पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को ही हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। possessive pronoun, पूरा चार्ट दो बना करके आप लोगों को, पूरा चार्ट ही दे रहा हूं, क्या याद करने में आसानी होगी। अब यहां पे आप देखिए पर्सनल प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, इस सबको क्या कहते हैं हम? पर्सनल प्रोनाउन। याद आ रहा है? आई का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है मी, अट, माइन, आवर्स, योर्स,
हर्स, ध्यान रहे इट्स नहीं होता, दियर्स। यहां पे ये इट्स गलत होता है। माई, योर, यहां पे इट्स जो है राइट हो जाता है, दियर, ये राइट है, बाद में बताऊंगा जब लिखेगा तब, वहां पे गलत होता है। मी, अस, हर, देम। माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, yourselves, himself, herself, itself। देखो जहां प्लूरल है वहां भी एस लगाया गया है, जहां जहां प्लूरल है वहां भी एस लगाया गया है। जैसे माई सेल्फ सिंगुलर, आवर सेल्फ कभी नहीं हो सकता, बट आवर सेल्फ जी होगा। क्यों सर? क्योंकि आवर होता ही नहीं सिंगुलर। देम सेल्फ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दे हमेशा प्लूरल होता है, तो प्लूरल है तो देम सेल्फ हो जाएगा। उस प्रकार योर सेल्फ भी सही होगा, भी एस भी सही होगा, योर सेल्फ जी। यहां तक उतार लिया। क्या वो योर्स सही है ना, ये सब सही है। अभी इट्स खाली नहीं होता, भाई सब होता है। उतार लिया, उतारो उसको आराम से। सही कर लो काट के, तुरंत काटो, किताब पे भरोसा न करो। जो प्रत्यक्ष पढ़ा रहा हूं उस पर फेथ करो, किताब तो वर्चुअल हो गया। ठीक है बच्चे, हम लोग पढ़ रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे आप देखो जरा गौर से, इसका यूज करना पूरा पढ़ाया हूँ, ये हम लोगों को रियल में पढ़ना है। अभी जस्ट टॉपिक यही है, ये बोनस है, एडजेक्टिव में पढ़ाना है, लेकिन यहाँ भी पढ़ो साथ साथ। ये ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट होगा, ये पढ़ना बाकी है। अभी रिफ्लेक्सिव पढ़ाना बाकी है, वहाँ पढ़ाऊँगा। चार्ट इकट्ठा दे दिया याद करने के लिए, आई, माइन, माई, मी, माई सेल्फ। आगे आई का पूरा फैमिली हो गया है, आई का पूरा फैमिली। ये सबका हिंदी होता है खुद, ये सबका हिंदी होता है स्वयं, नीचे वाले का। माई सेल्फ मैं खुद, आवर सेल्फ हम लोग खुद, योर सेल्फ तुम खुद, हिम सेल्फ वह खुद, हर सेल्फ वह खुद, इट सेल्फ यह खुद, देम सेल्फ वह लोग सब खुद। क्लियर? अच्छी बात। अब चार्ट दे दिया। अब हम लोग को पढ़ना है प्रोनाउन और पढ़ना है एडजेक्टिव, ये दो पार्ट पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए दो एग्जाम्पल लिखिए। पहला, हम बोलना चाहते हैं कि यह तुम्हारा है, हमने बोल दिया दिस इज योर्स। लिखो दिस इज योर्स।
दिस इज योर्स, दिस इज योर्स। दूसरा लिखो दिस इज योर, दिस इज योर। अब पहले दो एग्जाम्पल फैसला कर लें। हाथ उठाओ, फर्स्ट राइट में कितने लोग? हाथ उठाओ, सेकंड राइट में कितने लोग? तो सेकंड वाला एग्जाम्पल गलत होगा, पहला वाला सही होगा। अब पूछो क्यों सर? एक चुटकी बजाओ, आंसर मिलेगा। हो गया। अब वो कैसे? पॉजेसिव एडजेक्टिव। अभी पढ़ा था कि एडजेक्टिव का प्रयोग बोलो नाउन से पहले होता है कि नहीं होता है, और प्रोनाउन के बाद नाउन आता है। अब हमने कहा दिस इज योर्स, ये क्या है बाबू? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, है ना? तो ध्यान रखना, तो जब भी तुम दिस इज योर, योर का प्रयोग करो तो उसके बाद क्या आना चाहिए? नाउन। यानी पॉजेसिव एडिटिव बाद क्या आना चाहिए? नाउन। तो बोलो नाउन है, तो गलत हुआ ना, नीचे लिखो। तो पहला वाला सही करो, दिस इज योर्स, और दूसरा काट दो। अब पहला सही क्यों हुआ उस पर चर्चा करेंगे अभी दो एग्जाम्पल बाद। फिर से लिखो दिस इज योर्स पेन, दिस इज योर्स पेन, दिस इज योर्स पेन। योर पेन नहीं बेटा, योर्स पेन। नीचे लिखो दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, ये वाला योर। अब बताओ पहला राइट में कितने लोग? पहला था दिस इज योर्स पेन, राइट में कितने लोग? दूसरा था दिस इज योर पेन, राइट में कितने लोग? तो दिस इज योर्स पेन गलत होगा। यानी इसके बाद नाउन का प्रयोग करना क्या होगा, और इसके बाद नाउन का प्रयोग करना क्या होगा? अब समझिए गौर से। इसका मतलब मैं क्या लिखवाने जा रहा हूं कि द यूज ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन इज अलोन, इफ बी यूज विथ अ नाउन द सेंटेंस इज रॉन्ग। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग अकेले होता है, नाउन के साथ किया तो गलत होता है। क्यों गलत होता है सर? क्योंकि ऑलरेडी ये नाउन ही है, फिर से नाउन दोगे तो गलत होगा ना। योर्स का मतलब हुआ तुम्हारा। अब आगे पीछे जो है, जैसे दिस पेन इज योर्स, यहां पर लिखो दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स। योर्स बेटा, YOURS। दिस पेन इज योर्स, यह कलम तुम्हारा है। अब बताओ दिस पेन इज योर्स राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ? राइट हुआ। तो लिख लो दो तीन नोट हिंदी में। पहला नोट लिखो, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग बिना नाउन का होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग बिना नाउन का होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग बिना नाउन का होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग बिना नाउन का होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग बिना नाउन का होता है। यदि इसका प्रयोग नाउन के साथ किया जाए तो सेंटेंस गलत होता है। यदि इसका प्रयोग नाउन के साथ किया जाए तो सेंटेंस गलत होता है। यदि इसका प्रयोग नाउन के साथ किया जाए तो सेंटेंस गलत होता है। एक एग्जाम्पल डाल के काटो नीचे। लिखो दिस इज माइन, लिखो दैट इज माइन पेन, दैट इज माइन पेन, दैट इज माइन पेन, और काट दो। गलत हुआ कि नहीं हुआ? गलत हुआ ना जी? नीचे लिखो दैट पेन इज माइन, दैट पेन इज माइन, राइट हुआ ना? समझ में आ भी रहा है कुछ? नीचे लिखो नोट नंबर 2, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के साथ होता है। नोट नंबर 2 लिखो, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के साथ होता है। नाउन के साथ होता है। यदि इसका प्रयोग बिना नाउन के किया जाए तो सेंटेंस गलत होता है। यदि इसका प्रयोग बिना नाउन के किया जाए तो सेंटेंस गलत होता है।
यदि इसका प्रयोग बिना नाउन के किया जाए तो सेंटेंस गलत होता है। यदि इसका प्रयोग बिना नाउन के किया जाए तो सेंटेंस गलत होता है। एग्जाम्पल डाल दो। दिस पेन इज आवर। दिस पेन इज आवर। लिखो एग्जाम्पल, दिस पेन इज आवर, नीचे लिखो दिस इज आवर पेन। दिस इज आवर पेन। बोलो कौन सही है? सेकंड वाला। फर्स्ट इज रॉन्ग। बात समझ में आया? किसी को डाउट यहां तक है? नहीं ना? तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।